अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मॉक टेस्ट जो हमारी डिस्कशन चल रही थी सेकंड मॉक टेस्ट की, उसकी जो हम अब लेके हैं सेकंड पार्ट वीडियो का, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स का ये पोर्शन है हमारे इस वीडियो में डिस्कशन होगी जिसकी। तो बगैर कोई डिले के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है इफ टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट्स देन दे आर कॉल्ड। ये सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास डिसजॉइंट सेट की। जब भी किसी भी एलिमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद, किसी भी सेट में कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद ना हो, उसे डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन में आपको साथ ही बता देता हूँ कि जब भी दो डिफरेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों, अब अंदर वाले एलिमेंट्स 1 2 3 A B C जो भी हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन तादाद उनकी जो है, उनकी कार्डिनलिटी जो है वो सेम हो, उन्हें इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। ओवरलैपिंग ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट दोनों सेट्स में सेम मौजूद हो, यानी कि 1 2 3 और आगे कह सकते हैं 3 4 5, तो इनमें 3 कॉमन है दोनों में, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। और कम्प्लीमेंट्री सेट्स के यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट कर देता है, यानी कि ऐसे एलिमेंट, किसी भी सेट का ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल में मौजूद हों। ऐसे कोई ऐसा खास डेफिनेशन बनती है, कॉन्सेप्ट बनता है तो कॉन्सेप्ट में ही रखो, यानी कि जो यूनिवर्सल में मौजूद हो लेकिन उस सेट में मौजूद ना हो, ऐसे नंबर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे देखें हमारे पास 1 रो है और 1 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स याद होंगे आप लोगों को, अगर नहीं याद तो याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स, एक्स माइनस एक्स -5 और साथ है x1 इज इक्वल टू सिंपली -3। तो हम इस इक्वेशन फॉर्म में ही चेंज कर देते हैं। मैं मैट्रिक्स के ब्रैकेट्स को भी खत्म कर दूंगा साथ ही। ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे सिंपली -x -5। वैसे प्लस का साइन था लेकिन माइनस माइनस इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे पास ये इस फॉर्म में बन गया। अब देखो जब ये चीज़ आपके पास बन के आ जाती है, आप चाहें तो ऑप्शन पुट करके भी अपना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन पुट करने वाले काम में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप सिंपली इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, वो अब आपकी टोटली आपकी अपनी मर्जी है। -5 ये आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, 2x आ जाएगा प्लस x आ जाएगा, क्योंकि -2 आ रहा है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। x -2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, x -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी सिंपली मेरे पास, और एक x की आ जाएगी -1। मैं वेरीफाई भी करके देख सकता हूँ यही चीज़ बनती है कि इसमें अगर मैं -1 पुट करता हूँ -1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल, -5 इसमें बन नहीं रहा। -1 इसमें मैं पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, 1 + 1 और ये आ जाएगा, तो -3 ही बनना है, तो ठीक है। इसका मतलब मेरी वैल्यूज़ दोनों ठीक हैं। एक मैंने चेक कर ली है, उससे मेरी दूसरी भी अंदाज़ातन हो जाती है कन्फर्म, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में -1 सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर और -1 दो ऑप्शंस में होता फिर मैं दूसरे जो दूसरी वैल्यू उससे भी चेक कर लेता। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² + b इज इक्वल टू आर रियल एंड इक्वल, देन रियल एंड इक्वल सिर्फ तब होगा, हमें पता है कि जो d है वो इक्वल टू होता है b² -4ac। काफी बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, मैं उस पर लिखना नहीं चाह रहा था दूसरे पोर्शन में जाके। तो यहाँ पे जब b बड़ी होगी, b की वैल्यू ग्रेटर होगी इस पूरे पार्ट से, तो तब ही रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, ठीक है। अनइक्वल डिपेंड करता है, उस सिनेरियोज में बन जाता है b की एग्जैक्ट वैल्यू से, लेकिन रियल कब होंगे जब b की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल b की वैल्यू कम हो जाते हैं -4ac वाले फैक्टर से, तो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हो रहे होंगे हमारे पास। तो हमारी कंडीशन जो यहाँ पे बन जाती है डी, यानी कि b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लाजमी ग्रेटर देन 0, माइनस तो ये होना ही नहीं चाहिए, बाकी इसके डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आएगी ए बी, क्योंकि हमने पास पेपर्स में जब डिस्कस किया तो वहाँ पे ए बी ग्रेटर देन 0 था, वहाँ पे इसलिए ए बी ग्रेटर देन 0 किया था क्योंकि वहाँ पे b ग्रेटर देन 0 का ऑप्शन मौजूद नहीं था। अगर b ग्रेटर देन 0 का ऑप्शन मौजूद नहीं होगा तो उस केस में ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
A square matrix is called dash matrix if all the elements below the diagonal are zero. तो यहाँ पर ट्राइंगल की डेफिनेशन है, इसका अपोजिट जो है वो लोअर ट्राइंगल की डेफिनेशन हो जाती है। बाकी सिमेट्री को डायगोनल के भी दिखा देख लीजिएगा एंड डेफिनेशन हल्की फुल्की सिर्फ देख लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में ज्यादातर नहीं पूछता लेकिन ऑप्शन कभी कभी आ भी जाता है। क्वेश्चन 35 कहता है डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को फेंका गया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़े बगैर देख लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास टोटल 6 हैं, 6 पॉसिबिलिटीज हैं। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी आएगा। 1, 3 और 5 है ऑड नंबर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 3/6। टोटल सैंपल्स हैं, जो टोटल रिजल्ट्स हैं वो 6 हैं, जिसमें से ऑड वाले 3 हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1/2, यानी कि 50% चांस है कि ऑड नंबर आएगा। द पीरियड ऑफ 5 10 x/3 इज, पीरियड हमें पता है कि कॉट और टेन के केस में जो है सिंपली होता है, टेन का केस में पाई होता है और कॉट के केस में भी पाई होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो केस आया हुआ है क्वेश्चन में वो कह रहा है 5 शुरू वाला जो है वो हमें मैटर नहीं करेगा, हमें सिर्फ यहाँ पे 10x है तो x यहाँ पे आया हुआ है 3, तो हम लिख लेंगे x3 इज इक्वल टू पाई, x आ जाएगा 3 पाई, ये हमारे पास पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। ट्राइंगल हैज 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, 3 उसके साइड्स होती हैं और 3 उसके एंगल्स होते हैं। सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया वैसे। क्वेश्चन 38 में कहता था डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। डोमेन जो है इसकी -π/2 है। अगर इसी क्वेश्चन में उसने आपसे रेंज पूछी हुई होती तो आपका बी ऑप्शन ठीक होता। द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। इससे रिलेटेड शायद हमने क्वेश्चन पिछले में भी आया था फर्स्ट मॉक टेस्ट में, तो दोबारा करके देख लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है हमसे पैराबोला के, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप मेरे पास पेपर्स वाली वीडियोस कर लेंगे, स्पेशली चैप्टर नंबर 6 की वीडियो कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चैप्टर में कोई भी चीज़ आपको और करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी। एक दो चीज़ें फिर भी रह जाती हैं वैसे, लेकिन अगर आया क्वेश्चन तो इन्हीं में से आ जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर वैसे भूल जाओ क्या आता होगा, क्योंकि ये चीज़ें जितनी भी बेसिक है वो मैंने सारी कवर करवाई हुई है इसमें से। तो हमारे पास है जी डायरेक्ट्रिक्स की पहले हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए पैराबोला के केस में, -4ay, ये जनरल इक्वेशन है। अब हमारे पास यहाँ पे जो केस बना हुआ है वो सिंपली आया हुआ है -8y का, तो मैं -8y को इस तरह लिख सकता हूँ, सॉरी इस तरह। अब मैं जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। बाकी क्योंकि जो है सारी चीजें कॉमन है, x² माइनस माइनस 4 अब ए इज इक्वल टू आ गया 2। अब डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला तो हो चुके हैं हमारे पास। अब हमसे पूछ रहा है नीचे इक्वेशन फॉर्म में उसने दिया हुआ है, तो वो आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू ए होता है और वो आ जाएगा हमारे पास a 2। अब ये मैं अगर इस फॉर्म में लिख दूँ तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बनता है। अगर आप इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो तो इस तरह से आप डायरेक्ट्रिक्स जो है उसका फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे y-2 वाला ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकाई इज डैश ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको इलिप्स का पूरा कॉन्सेप्ट अभी मिनटों में करवा देता हूँ, थोड़ा सा सब्र करो आप लोग। ये एक इस मतलब कि इमेजिन भी नहीं करेंगे कि आप इलिप्स को मैंने कितना सिंप्लीफाई करके भी आप लोगों को करवा देना। ये मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टिस वर्टेक्स, कोवर्टेक्स, मेजर फोकस सेंटर, ये सारा कुछ एक छोटी सी टेक्निक के साथ अभी हो जाना है। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं एक इलिप्स, ठीक है। कुछ इस तरह की करके होती हैं एलिप्स की शेप, ठीक है। 100% एक्यूरेट नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट हमने सीखना है सिर्फ। जो ये पॉइंट होता है इसका और ये पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं को वर्टेक्स, ठीक है। जो ये पॉइंट होता है और ये पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स,
ठीक है, और इसके बीच में कहीं पे एक ये पॉइंट आ रहा होता है और एक ये पॉइंट आ रहा होता है। इस पॉइंट को हम कह देते हैं हमारा जो है फोकाई। ठीक है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं सिंपली सेंटर। ठीक है, अब आपसे पूछ लेता है पेपर में, अब जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकाई। ये जो है फोकाई दोनों, ये फोकाई पता नहीं क्या फोकाई ही आई थिंक कहते हैं, मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ क्लास में इसलिए मेरी इसकी प्रोनाउंसिएशन पूरे चैप्टर की थोड़ी हिली हुई है। तो इन दोनों को जो मिड पॉइंट मिलाता है कहता है उसे क्या पूछ कहते हैं, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर ये मिड पॉइंट इन दोनों फोकाइज को मिला रहा है। ठीक है, इन दोनों को मिलाता है ये मिड पॉइंट, इसे कहते हैं सेंटर, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको मैं साथ ये भी बता दूं कि मेजर एक्सिस क्या होता है और माइनर एक्सिस क्या होता है। ठीक है, जो इन वर्टेक्स को मिला रहा होता है पॉइंट, यानी कि ये पूरी की पूरी लाइन जो है इसे कहते हैं हम मेजर एक्सिस। ठीक है, और जो कोवर्टेक्स को मिला रहा होता है यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को, उसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस। अब आपको अंदाजा हो गया होगा माइनर एक्सिस को क्या है, मेजर एक्सिस क्या है, फोकाई कौन से पॉइंट होते हैं, वर्टेक्स कौन से हैं, कोवर्टेक्स कौन से और सेंटर क्या है। एक छोटी सी चीज से हमें ये पूरी की पूरी इलेक्शन वैसे देखने में बेइंतहा गंदी लग रही है, लेकिन इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जो इस क्वेश्चन के हिसाब से है कि फोकाई को जो पॉइंट मिड पॉइंट मिला रहा होता है उसे सेंटर कहते हैं, जो पॉइंट वर्टेक्सेस को मिला रहा होता है उसे हम मेजर एक्सिस कहते हैं, जो कोवर्टेक्स को मिला रहा होता है उसे हम माइनर एक्सिस कहते हैं। ये 3-4 चीजें आपकी इस एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी एक डायग्राम के जरिए से हो जाते हैं। तो हमारा करंट क्वेश्चन जो है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई है तो है सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, कहता है 0 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें से कौन सी इनइक्वालिटी जिसका 0 0 सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ए में मैं पुट करता हूँ तो ये 0 ग्रेटर देन 3 हो ही नहीं सकता, तो सिंपली मुझे पता चल गया ए है, बाकी में पुट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो आप करके दे सकते हैं। सीज में करेंगे तो 0 लेस देन 7 है पॉसिबल, हाँ जी 7 लेस देन ही होता है, 7 ग्रेटर ही होता है, ये कह देंगे 0 लेस ही होता है। 7 से बी ऑप्शन में अगर पुट करेंगे तो कहते हैं 0 ग्रेटर देन है -7, बिल्कुल ठीक है। डी में पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू भी तो कह रहा है, ग्रेटर भी कह रहा है और इक्वल भी कह रहा है, तो 0 इक्वल तो है, एक हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही थी, तो डी भी नहीं हो सकता। उसने पूछा कौन सा नहीं है सॉल्यूशन, तो हमारा ए ऑप्शन है। क्वेश्चन 42 में कहता है इफ द गिवन दैट x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.8 देन वैल्यू ऑफ 10x/2। अब ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये याद कर ले तो ये वाला कंफ्यूजन कभी भी नहीं करोगे, ये मसला नहीं करेगा। और अगर इसका चाहे इस तरह के क्वेश्चन को आप कई तरीकों से कर सकते हैं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कई तरीके लगा सकते हैं, सिंपल होते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब आपको सिंपल वाला अच्छा लगेगा तो मैं आपको सिंपल वाला ही सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। 10x/2 जो है वो इक्वल टू होता है सिंपली जो है 1 माइनस कॉस एक्स के 1 प्लस कॉस एक्स के। डायरेक्ट करना चाहते हो ये वाला मेथड लगा सकते हैं। तो हमारे पास था क्या, कॉस इनवर्स 0.8, तो कॉस एक्स आ जाएगा सिंपली 0.8 के, हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू आ चुकी है 1 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.8, तो ये आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 1.8, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दें 1.18 आ जाएगा सिंपली 2 1/9 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये तो हो गया बड़ा सिंपल डायरेक्ट मेथड। अगर आप इसे और तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, cos x के कोई और फार्मूले लगा लें या सेकेंड x के साथ जो रिलेशन बनता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये सबसे सिंपल है। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, टेन का हाफ एंगल फार्मूला जो है, अगर आप ये याद कर लेंगे तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है 1.1/3 जो है सी ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री। इस पे भी वही मेथड जो मैं अब आपको बताता हूँ, जो एक मैंने आप लोगों को एक वीडियो में शेयर किया था कि अगर आपको sin 35 cos 35 की वैल्यू पूछे तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि cos 0 जो होता है ना, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पहले समझाने लगा, क्वेश्चन हम करेंगे डायरेक्ट और सिंपल मेथड से भी करेंगे, लेकिन मैं आपको एक और चीज समझाने लगा जो अगर आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। cos 15 मुझे पता है कि cos 0 जो होता है 1 होता है, ठीक है, तो 15 जो है
और कॉस जो 30 है वो होता है 0.86, तो कॉस 15 तकरीबन 0.9293 की रेंज में आ जाएगी वैल्यू, कुछ भी होगी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं कहता हूँ 0.9 होगी। साइन 15 डिग्री की आप वैल्यू देख लें, साइन 0 होता है 0 और साइन 30 होता है 0.5, तो उस हिसाब से मैं हाफ में चले तो तकरीबन 0.25 होगी, तो 0.9 माइनस 0.25 करूँ तो मेरा आंसर जो बन रहा है तकरीबन 0.65 तक बन रहा है, अप्रोक्सीमेशन में लगा रहा हूँ, ठीक है, 0.65 बन रहा है। अब ऑप्शंस में मैं देख लेता हूँ, तो मेरे पास नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, जो मैंने अभी टेक्निक यूज की है मेरा ये पॉसिबल नहीं है, मेरा ये पॉसिबल नहीं है। अब जो ए ऑप्शन है स्क्वायर रूट 2, मैंने आपको कहा था याद होना चाहिए, तो 1.41 होता है, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा आंसर तो आता है 0 पॉइंट समथिंग, तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा आपका आंसर ये है, ठीक है। अगर आप मेरे इस मेथड के साथ जाना चाहें तो आपका काम आसान जल्दी हो सकता है, प्रिडिक्टेबिलिटी आपको करनी पड़ेगी, अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेगी। अब डी ऑप्शन का जो आंसर है ना वो था 0.707, मेरा 0.6567 ही बन रहा था, तो तकरीबन नजदीक से, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर तो यूज ही नहीं किया हुआ, तो अप्रोक्सीमेशन की मदद से मेरा आंसर डी ही है, और मैंने पॉसिबिलिटी क्या कि एलिमिनेशन टेक्निक लगाई है, बी और सी तो खत्म कर दिया और ए भी खत्म हो गया क्योंकि 1.41 बनता है ए की वैल्यू, तो ये तीनों ही मेरे खत्म हो गए और मुझे पता चल गया डी है। अब आपको मैं वो मेथड करवा देता हूँ जो बुक में है, जो कि इसका एक लॉजिकल मेथड है जो कि आम तौर पे टीचर्स सिखाते हैं। मैं आप लोगों को साथ एक शॉर्ट ट्रिक कैसी बता दी है, अगर आप ये कर लें जिंदगी में कभी भी आपको कॉस की कोई भी साइन की कोई भी टेन की कोई भी वैल्यू पूछे, आप एस्टिमेट करके अप्रोक्सीमेशन करके उसकी वैल्यू हमेशा फाइंड कर सकते हैं, कभी भी आप ऐसे नहीं होगा कि अगर आपको कैलकुलेटर ना हो तो आप बैठे रहे मुंह उठा के ये हो ही नहीं सकता, कैलकुलेटर के बगैर हमेशा इस टेक्निक के जरिए से आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम जो कि एक बुकिश टेक्निक है, तो cos 15 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है, और उसके साथ मेरे पास माइनस साइन 15 था तो साइन 15 को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया cos अल्फा माइनस बीटा वाले, तो ये फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो आ जाता है cos अल्फा cos बीटा माइनस, माइनस के केस में आई थिंक माइनस ही आता है या प्लस आता है, अब एग्जैक्टली मुझे याद है, चले देख लेते हैं आगे जाके। तो साइन 45 और साइन 30 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट में, अब इसका ओपन करें तो ये आ जाएगा साइन 45 और कॉस 30 और आ जाएगा माइनस कॉस 45 और साइन 30। देख लो ये कितने कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो रही हैं, लेकिन ये सिंपल है, ये चीज ऐसी है जिसमें आपको एस्टिमेट नहीं करना पड़ेगा, अपना दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा, जो चीज मैंने आपको बताई हुई है उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देता हूँ ताकि मुझे ज्यादा ज्यादा लिखना ना पड़े। ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस और ये आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब माइनस है तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 और कॉस 30 की है √3/2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/√2 और साइन 30 की है 1/2, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गया है 1/√2 1/√2, ये भी दोनों कैंसिल ही हो रहे हैं, कैंसिल तो होने नहीं चाहिए, तो मे भी मेरे फार्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हुई हो, ठीक है, मुझे क्योंकि वो साइन में ही एक कंफ्यूजन थी, तो आई थिंक ये वाला जो है प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा तो फिर ये नहीं कटेंगे, ये दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा 1/2√2। मुझे बस वो साइन वाला थोड़ा सा मसला आ रहा था क्योंकि मैं बुक के हिसाब से चीज़ों को नहीं लेके चलता, तो ये चीज़ बन जाएगी और इससे ये आ जाता है आंसर, ठीक है। बस वो साइन वाला मसला था फार्मूले में, बाकी सारा ठीक था, चीज़ में कोई गड़बड़ नहीं थी इसमें, तो ये वाला कटेगा नहीं, सिंपली आगे ऐड होगा हमारे पास, देखो वो ही चीज़ बनी है जो मैंने आपको डायरेक्ट बताई है। अब आपकी मर्जी है, आप मेरे तरीके से चलना चाहें या बुक वाले तरीके से चलना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, ये मैंने अपने पास पेपर्स में भी बताया हुआ था। सर्कल के केस में एसेंट्रिसिटी 0 होती है, हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन 1 होती है, इलिप्स के केस में लेस देन 1 होती है और पैराबोला के केस में इक्वल टू 1 होते हैं। तो हमारे पास जो करंट केस है वो इलिप्स का आया हुआ है, तो हमारा इलिप्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है द वैल्यू ऑफ कॉट 5 डिग्री
cot 10 डिग्री एंड सो ऑन cot 85 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। करके देखते हैं, इसे भी दिखाऊँ आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। बड़ा मसला है भाई, रेजर यूज करना बड़ा मसला है। इतनी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उंगली में, कैसे लगता है उंगली जलना शुरू हो गई है। अच्छा जी हमारे पास था क्वेश्चन था कुछ कॉट 5 डिग्री, कॉट 10 डिग्री, सो ऑन कॉट 85 डिग्री का पूछ रहा है कि किसके इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम इन्हें चेंज कर लेते हैं। जो पहला है मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, सॉरी कॉट 10 नहीं, कॉट ही 90 माइनस 85, क्योंकि 5 डिग्री ही बन जाएगा। और इसी तरह मैं दूसरे को भी लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस 80, क्योंकि इससे 10 बन रहा होगा। इसी तरह एंड वाली जो वैल्यू है तो मैं उसमें से 80 भी अब लिख देता हूँ यहाँ पे, और कॉट 85 भी लिख देता हूँ। तो ये जब मैं चेंज करूँगा, ये आ जाएगा 1085 और ये आ जाएगा 1080। अब इस हिसाब से हमें पता चलता है कि जिस तरह हम इधर से बढ़ते जाएंगे उस तरह से उस दूसरी साइड से वापस आते जाएंगे, तो दोनों चीज़ें सेम ही हो रही हैं। क्योंकि इसी को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ। तो ये इससे तो इसे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमेशा इसका आंसर 1 ही आ रहा होगा। तो सिंपली हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो है वो 1 के इक्वल आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू a minus 6 5 having slope 7 इंच, ये भी हमने पास पेपर्स में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आप लोग नहीं देखोगे तो फिर से मैं दोबारा यहाँ पे करवा देता हूँ। अगर आप लोग एक दफ़ा नियत से वीडियोस देखो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन, लेकिन स्टिल आप लोगों के अक्सर क्वेश्चन ऐसे आ रहे होते हैं जो वीडियो में मैंने बताए होते हैं, और फिर कब बाद में मुझे गुस्सा भी आ रहा होता है इस चीज़ पे कि यार मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बना के बताया है और सेम चीज़ दोबारा दोबारा पूछी जा रही है। तो हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फार्मूला होता है, y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। हमारे पास यहाँ पे y1 जो पॉइंट दिया हुआ है वो 5 है, x हमारे पास 7 दी हुई है। अब उसने यहाँ पे स्लोप का हम सिंपली m क्यों लिख रहे हैं, उसने नॉर्मल पैरेलल ये वो टेंजेंट शेंजेंट कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं m ही लिखे। अदरवाइज आप लोगों को पता है कि नॉर्मल के केस में क्या करते हैं, पैरेलल के केस में क्या कर रहे होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस 6 वैल्यू थी इसकी, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 42y माइनस 5। अब इक्वेशन पे डिपेंड करता है वो y की फॉर्म में है x की फॉर्म में है, तो आप या इसे इधर ले जाएंगे या उससे इधर ले आएंगे। तो मैं अब इस पे उन वैल्यूज को इस साइड पे ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 7x माइनस वाई प्लस 47। ऑप्शन देखते हैं कोई ऐसा है, 7x माइनस वाई प्लस 47, ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है, उसमें यही चीज बन रही है, तो हमारा ए ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता था मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। आई थिंक ये रिपीट हुआ है, पिछली वीडियो में भी आया, पहले टेस्ट में भी आया था। तो 2 होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, क्यूबिक के केस में 3 होते हैं, और इसी तरह अगर फोर्थ पावर हो तो उसमें 4 होंगे। क्वेश्चन 48 आ गया था इंटेग्रल ऑफ। इस पेपर में मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे यूज किए हुए थे जो कि ट्रम्प कार्ड थे मेरे, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और उन्हें करना कैसे चाहिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप लोग देख के परेशान जो हुए होंगे, होश उड़ गए होंगे, क्योंकि देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है जबकि इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है। खैर इतना छोटा भी नहीं है, देखते हैं ऑप्शन। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि सी है करेक्ट आंसर। अब बनता कैसे वो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये आंसर है, ठीक है। बाज़ दफ़ा इंटेग्रल और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बड़े-बड़े दे देता है एग्जामिनर, लेकिन उसमें छोटे-छोटे से उसमें पॉइंट्स होते हैं, अगर आपको वो नज़र आ जाएँ, तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है। अगर आपको वो नज़र नहीं आते, तो फिर उस क्वेश्चन को आप 100% में श्योरिटी के साथ बता सकते हो कि आप छोड़ के ही आएँगे एग्ज़ाम में। उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में जो है, मैं इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकता हूँ।
x जो है तो इसे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, इसमें मैंने किया क्या है कि ये जो 1 प्लस एक्स स्केयर और एक्स था सिंपली उसके इसके नीचे जो पार्ट था वो मैंने इनके साथ कर दिया क्योंकि ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाता है। तो टेन इनवर्स एक्स आ गया है इंटू 1 प्लस, या मैं पहले एक्स वाले को लिख देता हूँ फैक्टर को, प्लस 1 के इक्वल आ गया और साथ डी एफ एक्स है। अब टेन इनवर्स जो है उसका डेरिवेटिव अगर आप लोगों को पता हो तो वो इक्वल टू होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर के, तो यानी कि ये एक्स को आ गया समझने के, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अच्छा, उसे छोड़ दें, करना वैसे ज़रूरी नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ हो और ऊपर इस तरह का डेरिवेटिव आ रहा हो तो ये रूल है जिसके बेस पे आपको आंसर मिलेगा भी, ये आपको याद होना चाहिए। अगर है इंटेग्रल आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी की पावर जी ऑफ एक्स है तो ये इक्वल टू होना चाहिए जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ डेरिवेटिव एक्स, जो कि यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स मेरे पास यहाँ पे जो है, अगर इसी को मैं ओपन करके लिख देता यानी कि मैं इसे एक्स डॉट 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ और प्लस लिख देता हूँ 1। अब देखो यहाँ पे x है मेरे पास एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव है 1। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास बन गई हैं, ये और ये मेरे पास चीज़ दोनों बन चुकी हैं। अब g का डेरिवेटिव, अभी मैंने बताया कि टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स, सॉरी ये यहाँ पे इक्वल टू होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि मेरे पास ये चीज़ मौजूद है। तो डायरेक्ट मेरे पास आंसर इस केस में क्या बन जाता है, जब भी इस तरह का केस हो तो वो आ जाएगा यही चीज़, जो चीज़ अंदर मौजूद है वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी और सिंपली साथ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे है आइडेंटिटी टेन इनवर्स एक्स, ये एक्स जो है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाला एक्स आ रहा है। ठीक है ना, तो इनवर्स टेन इनवर्स क्या था क्वेश्चन, एक्स प्लस सी ऑप्शन है, जो कि मैंने भी आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अब जानबूझ के मैंने इसके साथ एक और क्वेश्चन भी ऐसा ही दे दिया था ताकि आप लोग थोड़े होश उड़ें, क्योंकि एग्जाम में भी होश उड़ाने हैं एग्जामिनर ने। तो अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंटेग्रल कहता है फाइंड करें x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल। अब अगर किसी को याद हो तो ये टेलर सीरीज है, किसकी है, साइन एक्स की। तो हम इसे ऐसे भी तो पुट कर सकते हैं, करके देखते हैं क्वेश्चन को, फिर बताते हैं कैसे पुट कर सकते हैं। अगर इन केस माइक में बैकग्राउंड में कोई हल्का फुल्का सा भी शोर आ रहा हो ना, साउंड का, म्यूजिक का, तो मेरा कसूर नहीं है, मोहल्ले में शादी है और मैं रिकॉर्डिंग इस वक्त रात के वक्त कर रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा आ रहा हो। ऐसा उम्मीद है कि नहीं आ रहा होगा, थोड़ा दूर है घर, मतलब दीवार के साथ ही है लेकिन थोड़ा सा फासला है म्यूजिक का, तो मे भी ना भी आ रहा हो उसका साउंड। तो हमारे पास जो है, अभी मैंने बताया है कि साइन एक्स की सीरीज है, तो मैं इसी को इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी की पावर जो है 2x साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका जब भी डेरिवेटिव लेना है तो वो इक्वल टू होता है, ये चीज़ थंब रूल याद रख लें कि जब भी इस फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हुई हो, ठीक है, ये एक मैं रूल सा बता रहा हूँ, ठीक है, ये इसे भी क्वेश्चन को नहीं हम देख रहे, इस तरह का लिखा हो तो वो इक्वल टू होता है हमेशा ए साइन बी एक्स के माइनस बी कॉज एक्स कॉस बी एक्स के। ठीक है, इसके इक्वल होता है और साथ इसके आ जाता है एक फैक्टर आइडेंटिटी ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर, या फिर यहाँ पे इस केस में कहते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर आता है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन में भी तो यही चीज़ है, यहाँ पे ए की जगह 2 है और बी की जगह सिंपली 1 है, ए की जगह 2 है और बी की जगह 1 है, तो मैंने इस चीज़ में सिर्फ वैल्यूज पुट कर देनी है। मैं इसमें पुट कर देता हूँ ई जो आ जाएगा 2x आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए 2 है और बी 1 है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1, ए 2 साइन एक्स आ जाएगा माइनस बी की वैल्यू 1 है तो कॉस सिंपली एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी और प्लस आ जाएगा साथ सी, ये हमने इस चीज़ का इंटेग्रल फाइंड किया है। मैंने बताया कि इसका इंटेग्रल इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास केस जो था उसमें सिंपली मैंने वैल्यूज पुट कर दी है, 2x डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा और बाकी सारी की सारी चीज़ वैसे की वैसे आ जाएगी। तो अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है ऐसा जहाँ पे ये बन रहा है।
ऑप्शन ए है हमारे पास जहाँ पे नीचे 5 आ रहा है, तो बाकी चीज़ों को हम वेरीफाई करते ही नहीं, हम डायरेक्ट यही कर देते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें था क्या, इसमें टर्म पॉइंट थे क्या, आपको पहले पता होना चाहिए कि सीरीज थी कौन सी, जैसे मैंने बताया टेलर सीरीज है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कॉज एक्स की सीरीज है या साइन एक्स की, तो ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए, आप लोगों ने ये चीज़ें याद जुबानी लाजमी करनी है। उसके बाद आपको ये जो मैंने साथ हिंट बताई हुई है कि जो एक रूल लगाया हुआ है वो बताया हुआ है, तो आपको रूल भी जुबानी याद होना चाहिए कि जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ रहा हो, आइडेंटिटी की कोई भी पावर हो एक्स के साथ, कोई भी हो, 2x हो, 3x हो, 9x हो, 10x हो, डजेंट मैटर, और साथ साइन एक्स हो, कॉज एक्स हो, टेन एक्स हो, कोई भी हो, तो आप इस रूल के साथ चल सकते हैं। वैसे ये साइन का है बेसिकली, कॉज का इस तरह से मिलता जुलता और है, और टेन का मिलता जुलता प्लस और है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर द इंटरवल 0 to पाई। अब एवरेज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हमारे पास इसमें कर लेते हैं इसे भी। जो फार्मूला है मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा करके लिख देता हूँ पहले। बेसिकली फार्मूला है वो इज होता है इक्वल टू 1/2, नहीं 1/पाई, ठीक है, इसी केस में 1/2 ही आएगा, साइन एक्स डी एक्स के। ठीक है, साइन एक्स ही है ना हमारे क्वेश्चन में, हाँ जी। तो 1/p है, पाई है, तो साइन एक्स का जो है माइनस कॉज एक्स आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे से आगे पीछे घुसेड़ना पड़ रहा है। कॉस की वैल्यू मैं पहले पुट कर देता हूँ पाई, कि मेरे पास लिमिट्स जो हैं वो है पाई, ये लिमिट्स तो लिखी नहीं, 0 से पाई तक है। ठीक है, तो इस हिसाब से जब मैं लिमिट्स पुट करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो ये भी -1 और ये भी -1, तो -1 आ जाएगा -2, बाहर भी एक माइनस ऑलरेडी मौजूद था, तो ये आ जाएगा 2/पाई। कन्फ्यूजन हुई होगी वैसे आप लोगों को, मैं इरेज नहीं करना चाह रहा था, इसे मैंने डायरेक्ट कर दिया। 2/पाई आंसर आ जाएगा। फार्मूला एवरेज के लिए यही होगा, याद रखिए, अगर आपके पास इंटरवल 0 to पाई हो और इस तरह का केस बन रहा हो। हाय, क्वेश्चन 51 आ गया है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 7 इज डिफाइंड द ब्ला 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 ब्ला, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, डायरेक्ट चीज देखता हूं पूछ क्या रहा है, द वैल्यूज फॉर व्हिच एफ ऑफ जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब कर ही देते हैं यार, जैसे पास पेपर्स में मैंने ये करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं था एग्जैक्टली, लेकिन इससे मिलता जुलता तो आया ही हुआ है, वो किए हुए हैं हमने, लेकिन फिर भी मैं ये कर ही देता हूँ। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, असल में मैं नहीं चाहता कि वीडियो लेंथी हो, मैं चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट और आराम से हर बंदा पूरी देख सके, लेकिन मुझे लगता है वीडियो लेंथी करनी पड़ेगी। मैंने इंडियन जो हैं यूट्यूबर्स उनकी वीडियोस देखे, उनकी वीडियोस 1-1 घंटे से भी ज़्यादा की होती हैं, तो मे भी मेरी कंजूसी की वजह से ही शायद आप लोगों के बाज़ दफ़ा चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होती, तो मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर में वीडियो अगर 1 घंटे की जाती है तो जाने दी जाए, शॉर्ट वीडियोस को हम अलग से बना लिया करेंगे, जिसमें बेसिकली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हों। तो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स जो है वो है इज इक्वल टू 3x-7, जी एफ एक्स जो है मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा 12 × x-2। अब हमसे क्या कह रहा है, एफ ऑफ जी एफ एक्स कह रहा है, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स में, ये आ जाएगा 36, मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करने लगा, -7x प्लस 14 इज इक्वल टू x-2, और ये इक्वल टू है x के, जो कि हमें कंडीशन उसने बताया हुआ था, तो ये आ जाएगा x² -2x, अब ये माइनस एक्स वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7x, और ये वहाँ पे जाके -15 हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एलसीएम डायरेक्ट करके किया, इसी को मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर दिया, और इससे मैं इस दफ़ा डायरेक्ट पहले इससे भी उठा के वहाँ ले गया हूँ, इससे भी सबको वहाँ पे ले गया, ये मेरे पास आ जाएगा 5x-15। अब ऑप्शन में से जो वैल्यू जैसे सेटिस्फाई करते हैं वो पुट करके देख लें। अगर मैं -10 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये आ जाता है 100, और ये आ जाता है 50-50, तो ये भी ठीक आ रहा है, -10 प्रूव हो जाता है। अब ऑप्शन में से सिर्फ डी में मेरा -10 है, तो मैं वही ऑप्शन लगा दूंगा। अगर आप दूसरे तरीके से फाइंड करना चाहते तो आप इस इक्वेशन के सिंपली रूट्स फाइंड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। The set of values of x for which x-6 square greater than x। अब पूछ रहा है कि एक ऐसी कंडीशन में बताएं कि x की वैल्यू क्या हो जब x, ये जो फैक्टर है पूरा x-6 के फैक्टर है वो ग्रेटर देन x हो।
तो इसका भी ऑप्शन पुट करके ही कर सकते हैं। मैं आंसर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। x है लेस देन 4 और ग्रेटर देन 9 हो। अब कैसे मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। 3 माइनस 6 में कर देता हूँ, लेस देन 4 यूज करना है तो 3 माइनस 6 यूज करता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, तो आ जाएगा -3। तो -3 का स्केयर लूंगा 9 आ जाएगा, तो 9 ग्रेटर देन 3 होता है। और मैं 10 ले लूँ वैल्यू तो 16 आ जाएगा, 16 ग्रेटर देन 10 होता है। तो मेरे पास ग्रेटर देन और ये लेस देन वाला ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। बाकी भी आप ऑप्शन सेटिस्फाई करके देख सकते हैं, वैल्यू सिर्फ पुट करते रहे और आपका काम होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता था फंक्शन y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू हैज मैक्सिमम वैल्यू एट। तो इसका भी यार सिंपल है, फर्स्ट डेरिवेटिव लो, जो पॉइंट्स आएंगे उसे पुट करके देखो तो ए ऑप्शन आपका बन जाता है। अगर ना हो तो पूछ लीजिएगा, वीडियो बहुत लेंथी होगी, मैं नहीं करना चाह रहा और ज़्यादा लेंथी। क्वेश्चन है 54 सोल्व फॉर x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। चलो इसे मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। इस टेस्ट में वैसे काफ़ी ज़्यादा मैंने क्वेश्चन ऐसे दे दिए कॉन्सेप्चुअल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा करवाने पड़ रहे हैं। थोड़ा बैलेंस्ड टेस्ट नहीं था। एग्जामिनर ऐसी गलतियां नहीं करता जो मैंने गलती की हुई है, मतलब मेरा टेस्ट इस वक्त बैलेंस नहीं था, लेकिन एग्जामिनर आपको जो टेस्ट देगा ना वो बैलेंस्ड होगा, यानी कि ज़्यादा ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ डायरेक्ट होंगे, कुछ कैलकुलेशन वाले होंगे। इस वक्त मेरे पेपर में ज़्यादा ही कुछ आ गए हैं कैलकुलेशन वाले, तो ये गड़बड़ी है मेरी तरफ से। 2 की पावर x माइनस 3 है, नीचे 8 की पावर माइनस एक्स था तो मैं उसे लिख सकता हूँ 2 की पावर माइनस 3x इज इक्वल टू 32 है तो 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, और 2 है 4x/2 है तो मैं इसे 2x/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 था तो मैंने उसे 2 फॉर्म में बना दिया। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 3x इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा 2 5 माइनस एक्स। तो x माइनस 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x है और ये भी यहाँ पे आके 5x बन जाएगा और ये वहाँ पे जाके 8 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/5, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो 8/5 है कहीं पे वैल्यू, जी सी ऑप्शन में हमारे पास 8/5 वैल्यू है, तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 40 डिग्री। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ सकती है, आप लोग जो जिसमें कंफ्यूज हुए भी होंगे, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बच्चों का ये गलत हुआ होगा, तो मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। तो जो एरिया ऑफ जो सेक्टर का है ना, उसके दो फार्मूलाज हैं बेसिकली। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, एक तो होता है 1/2 सिंपली है आर स्केयर थीटा। ठीक है, अगर आपको थीटा रेडियन में दिया हो तो आप डायरेक्टली ये लगा सकते हैं फार्मूला। अब यहाँ पे उसने डिग्री में दिया हुआ है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास थीटा यहाँ पे 45 आया हुआ है और 360 है, तो इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 और पाई है 22/7। मैं से 3.14 नहीं लिख रहा ताकि कैलकुलेशन में मेरी आसानियाँ हों। और 14 का स्केयर है, अगर नहीं पता, पता होना चाहिए वैसे 196 होता है, अगर नहीं पता तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 भी लिख सकते हैं। अब मेरे पास इस वक्त ये चीज़ बन चुकी है। ठीक है, 8 2 16 होता है और आगे आ जाएगा 36, तो नहीं हो रहा, इसमें मैं 7 के साथ काट के देखता हूँ तो यहाँ पे कटता है 7 2 14 और 7 8 2 और 7 8 56 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो सिंपली 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मेरे पास आंसर आ चुका है। सेंटीमीटर स्क्वायर में था यूनिट यहाँ पे, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। अब आप लोगों ने ये देख लेना है कि फार्मूला कौन सा यूज होगा किस केस में। Question number 56 है the slope gradient of the curve y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 11 is 15। तो मैं इसका डायरेक्ट बता देता हूँ। आपने सबसे पहले इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, dy बाई डी एक्स को फिर पुट कर देना है 15 और उससे आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर ना मिले तो फिर रब्ता कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, वरना इससे आपका काम हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 56 है इफ
ये हमने किया हुआ है क्वेश्चन पास पेपर्स में, ये तो यार लाजमी देख लेना, चैप्टर 4 में है आई थिंक, चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में है, ये वहाँ से देख लीजिएगा। अब हिम्मत नहीं हो रही, काफ़ी वीडियो लेंथी हो गई है और कंटिन्यूसली मुझे 1.5 घंटे तक का काम करना पड़ा क्योंकि तीनों वीडियोज रिकॉर्ड करनी पड़े, तो बहुत हिम्मत हार चुका हूँ। क्वेश्चन 58 में द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y माइनस 5 ये भी वैसे प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है और सिंपल है, उम्मीद है कि सबको आता ही होगा। डेरिवेटिव जब भी लेते हैं ना किसी भी आइडेंटिटी का, तो आइडेंटिटी तो वैसे की वैसे आ जाती है, उसके साथ पावर का डेरिवेटिव अलग लेते हैं। तो इस केस में जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो -2x जो है उसका सिंपली -2 आ जाएगा और यहाँ पे ए ऑप्शन में वो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन 59 और 60 दोनों ही करने वाले आ गए। ये बहुत ही लेंथी पेपर वैसे बना दिया मैंने एक लिहाज से, यानी ऐसा पेपर था जो करने वाला ही था ज़्यादातर। अच्छा जी, करते हैं क्वेश्चन पहले 59 को। तो 59 में कहता है 125x इज इक्वल टू 25 5y, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3x और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर y है तो ये आ जाएगा 5y प्लस 2, ठीक है। ये 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर y, तो पावर जब नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर z हो रहे होते हैं। एक तो ये केस बन गया है मेरे पास, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, वाई इज इक्वल टू आ गया है इस केस की बेस पे 3x माइनस 2, ठीक है। अब दूसरा केस भी कर लेते हैं। दूसरे केस में क्या कह रहा है 7x डिवाइडेड बाई 49y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं इसे उधर ले जाता हूँ, 7x आ जाएगा 7 की पावर 2y, तो x आ जाएगा इक्वल टू 2y। अब x इज इक्वल टू 2y है तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, y आ जाएगा सिंपली 6y माइनस 2 और y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू पुट की हुई है ना मैंने यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 2 और y आ जाएगा 2/5 और x जो है इसका 2 टाइम्स है तो 4/5 आ जाएगा उसकी बेस पे। तो 2/5 4/5 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास 4/5, x ने होना है y ने नहीं होना, ये ऑप्शन के साथ कंफ्यूज नहीं करना इससे, तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अब उसके बाद लॉग वाला आ गया है आखिरी क्वेश्चन हमारा, मैं यहीं पे थोड़ा सा साइड वे कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो लॉग जो है मेरे पास 4y है प्लस लॉग जो दूसरा है 2y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो y की वैल्यू ऑप्शन से आपने देखनी है, ठीक है। पहले तो ऐसे देख लियो ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन बनता है जिससे आप पावर फॉर्म में चेंज कर सके, सिर्फ 64 है तो 64 ही ले लें डायरेक्ट, ठीक है। 464 आ गया प्लस लॉग 2 की पावर भी 64 आ गया। अब 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 3 को मैं शुरू में डायरेक्ट ही लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे 2 की पावर है तो मुझे 2 फॉर्म में बनाना है, तो इसे लिखते हैं 2 की पावर 6, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये लॉग मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा यानी कि 3 + 6 आ जाएगा आपके पास सिंपली, तो ये आपके पास 9 प्रूव हो जाता है 64 के साथ। पहले तो करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने भी बताया कि इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो पावर फॉर्म में बन रहा है, अगर पावर फॉर्म में वाले 2-3 ऑप्शन हो तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गया, उसमें मैंने इसमें चीज़ें भी काफ़ी बताई आपको, जैसे वो छोटी-छोटी ट्रिक्स आई हैं, उस वजह से भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। दूसरा क्वेश्चन भी ज़्यादा कैलकुलेशंस वाले आ गए थे, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फीडबैक भी दिया करें ताकि फिर वीडियोज़ को फ्यूचर में और से और बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।